पॉक्सो में पेंच। जी हाँ, आप देख रहे हैं एपीएन, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हम पॉक्सो एक्ट के बारे में ही बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बदलाव पॉक्सो एक्ट में करने की जरूरत है। दरअसल पॉक्सो कानून में अस्पष्टता के कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कानून भले ही वयस्कों द्वारा किशोरों के यौन उत्पीड़न की बात करता हो, लेकिन कानून इस मुद्दे पर मौन है। क्या होगा अगर एक किशोरी के साथ यौन संबंध रखता है? यौन अवस्था में अक्सर ऐसा होता है, तकनीकी तौर पर भले ही ये अपराध हो और पॉक्सो एक्ट के तहत आता हो, लेकिन इसके सामाजिक पहलू भी हैं। किशोर अवस्था में यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब ऐसे में लड़के को गंभीर सजा देना किस हद तक सही है? विभिन्न न्यायालयों में द्वारा हाल ही में निर्णय दिए गए, जिसमें ये साफ है कि लड़कियां कई बार निर्दोष पुरुषों से बदला लेने के लिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं, या लड़की के रिश्तेदार आरोप लगाकर अपना हिसाब चुकता करते हैं। खास तौर पर जब नाबालिग लड़के लड़की घर से भाग जाते हैं तो लड़की पक्ष वाले लड़के पर पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं। पारिवारिक या आपसी रंजिश के कारण भी दूसरे पक्ष पर पॉक्सो एक्ट लगाए जाते हैं। ऐसे मामलों के बारे में अलग अलग पीठों की अलग अलग राय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न अदालत को इस मसले पर समान राय रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही की टिप्पणी में कहा कि दुर्भाग्यवश किशोरों के मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लग जाते हैं। प्यार के रिश्ते जब सामाजिक दायरे लांघ जाते हैं, किशोर कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। कोर्ट ने इस पहलू को ध्यान में रखने को कहा है। आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के बदलाव की जरूरत पॉक्सो कानून में है। हमारे साथ मौजूद प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही अक्षय शर्मा जो कि अधिवक्ता है, सभी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डालिए। घर हो या बाहर, बच्चे आज महफूज नहीं हैं। यौन हमले के काले साए बच्चों पर पड़ रहे हैं। नवंबर 2012 में नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था, लेकिन फिर भी देश में हर साल बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉक्सो बेहद सख्त कानून है, लेकिन जमीनी स्तर पर कमियां कई हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है कि पॉक्सो में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि 16 साल और उससे अधिक उम्र की लड़की और उससे 5 साल से अधिक उम्र वाले लड़के के यौन संबंध को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाना चाहिए। देखा गया है कि पॉक्सो के तहत फंसाकर स्वार्थ साधते हैं। पॉक्सो यौन उत्पीड़न और किशोरों के बीच यौन संबंधों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। विशेषज्ञों ने अक्सर बताया यह कैसे कई तरीकों से दुरुपयोग किया जाता है। लड़का लड़की के साथ भाग जाने पर लड़के पर लड़की पक्ष द्वारा पॉक्सो केस फाइल किया जाता है। तमिलनाडु कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मुताबिक पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए अधिकांश मामले इलोपमेंट या लड़की को भगाने के होते हैं। एक नजर डालते हैं पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। पॉक्सो एक्ट कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। धारा 11 के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों के यौन शोषण की जानकारी नहीं देने पर 6 महीने का कारावास का प्रावधान। सेक्शन 35 के अनुसार पीड़ित बच्चे का बयान घटना के 1 महीने के अंदर दर्ज होना चाहिए। 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषियों को सजाए मौत दी जा सकती है। पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट देखें तो ये लगभग 20% का ही है। कन्विक्शन रेट को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट में बेहतर प्रावधान होने के बावजूद कहीं न कहीं इसको लागू करने की दिशा में कई खामियां हैं। ऐसे में मात्र सजा के प्रावधान को कड़ा करके इन खामियों को दूर किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी जरूरत है। अब तो किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश पर भी गौर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, ऐसे में अब सवाल ये भी उठते हैं, क्या पॉक्सो एक्ट बुरी तरह से अगर देखा जाए तो क्या सटीक है? बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, और अगर है तो क्यों? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके साथ ही अक्षय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, ये सवाल अक्सर उठता है कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पॉक्सो एक्ट में संशोधन की जरूरत है। तो सबसे पहले समझाइए हमारे दर्शकों को, आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी है और किस तरह के संशोधन की जरूरत है?
राशि जी, जैसा कि नाम अपने आप ही बताता है, पॉक्सो का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उनके साथ अगर कोई भी यौन उत्पीड़िता होती है तो वो इस सेक्शन के अंडर कवर हो जाता है। अभी एक्चुअली लेटेस्ट इसका एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है जो मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट है, जी मरुथु पंडी वर्सेस स्टेट जी नाम से वो जजमेंट। जी प्रदीप जी, यहाँ पे शायद आपकी आवाज़ में कुछ समस्या आ रही है, जो ऑन एयर जाने में कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे अक्षय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, अगर देखा जाए तो क्या कि मानकर चला जाए कि नाबालिगों का स्वैच्छिक यौन संबंध अपराध है क्या, और इसके सामाजिक और कानूनी पहलू क्या हैं? देखिए, हम पॉक्सो के इस समय के प्रोविजन को देखें तो साफ होता है, अगर कोई एक नाबालिग करता है कि उसके साथ किसी और ने सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं तो वो गैरकानूनी है और अपराध है। तो ये डिपेंड करता है कि उस नाबालिग पे, अगर उस नाबालिग को लग रहा है कि उसके साथ ऐसा किया गया है कुछ गलत काम, तो वो अपराध बन जाता है जी। हालांकि नाबालिग की जब हम बात करते हैं तो कंसेंटिंग पार्टी अगर नाबालिग हो भी तब भी उसके कंसेंट से कोई फायदा नहीं होता, तब भी अपराध माना जाएगा। अब आपने जो अमेंडमेंट की बात की है उसमें बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अक्सर जैसे ये कानून बिल्कुल नया बनाया गया है, बनने भी चाहिए, नए नए कानून समाज के में समय के हिसाब से बनते हैं, लेकिन उस कानून को समाज की परिस्थितियों के हिसाब से ही लागू भी करना होता है और समय समय पर उस पर जरूरत हो तो अमेंडमेंट भी करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर समय समय पर उसमें अपॉइंटमेंट होता रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है समाज के लिए भी और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था के लिए। लेकिन क्या ये जो एज ऑफ कंसेंट है इसको अब कम होना चाहिए क्या? कानून यौन संबंध के लिए किशोर की उम्र अब 18 से घटाकर 16 करने की सिफारिश, ये किस हद तक ठीक है? बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, हाँ, पेचीदा मामला है। हमारे देश में एक है एज मेजोरिटी एज जो होती है 18 साल जी, एक एज होती है वोटिंग एज, वो भी 18 साल है, एक मैरिज एज है, लेकिन कोई लव एंड अफेक्शन की एज तो हो नहीं सकती। समाज जानता है कि एक समय के बाद, टीनेजर्स के बाद बच्चों में एक हार्मोन परिवर्तन होते हैं जिस वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे सेक्स के व्यक्ति के साथ आकर्षण या संबंध बनना स्वाभाविक हो सकता है जी। लेकिन ये समाज को तय करना होगा कि किस एज ग्रुप के लोगों को हम के बीच में संबंध को हम ऑफेंस मान सकते हैं, ऐसा ऑफेंस जिसमें सजा हो सकती है, जिसमें जेल भी भेजी जा सकती है। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो कि वो मोरली ना सही माना जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा कि उसको हम पनिश करें या ऑफेंस मान करके उसको जेल में भेजा जाए? बिल्कुल। प्रदीप जी, अभी जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि बाकायदा इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन को लेकर आखिर बात क्यों सामने आ रही है, इसके पीछे के आखिर पहलू क्या मानकर चला जाए, आधार क्या मानकर चला जाए, और अगर मान लीजिए संशोधन होते भी हैं तो किस तरह के होने चाहिए और उनका भविष्य किस तरह का हो सकता है उन संशोधनों को लेकर? राष्ट्रीय जी, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि पॉक्सो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, यानी कि जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम हैं उनके साथ अगर किसी भी तरह की यौन पीड़ित होते हैं, अगर वो किसी भी तरह से, तो वो ये ऑफेंस पॉक्सो में कवर होता है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट को देखें तो उसमें खुद में ही कुछ कमियां मुझे नज़र आती हैं अगर मैं उनको देखता हूं तो। अब उस सेक्शन 5 में अगर मैं उसको आपको उसके बताऊं, उसके 4-5 सब सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि अगर कोई भी किसी बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है, शारीरिक असोल्ट होता है किसी भी बच्चे के ऊपर, तो वो जो उसके अगेंस्ट पॉक्सो अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद कि किसी भी बच्चे की फिजिकल इनकैपेबिलिटीज भी देखी जाती हैं इसके अंदर, जो मेंटली फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेंटली इल है, उसके अगेंस्ट कुछ और सेक्शंस हैं। अगर फीमेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड उसमें प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं सेक्सुअल असॉल्ट के। अगर किसी बच्चे के ऊपर इस तरह की
ड्यूरिंग ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस, यौन संबंधी जो यौन संबंधी अगर कोई कार्य हो जाता है उसके साथ, और तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या इसमें HIV वगैरह की कुछ बच्चा जो है अल्टीमेटली HIV से पीड़ित तो नहीं हुआ जी। तो ये सब चीजें हैं। अब मेरा कहना इसमें ये है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, यौन उत्पीड़न आप जरूरी नहीं है, आप उसका मोलेस्टेशन भी किसी बच्ची का हो सकता है, किसी तरह से पेनिट्रेटिव सेक्स ना होकर अदरवाइज दूसरी तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है जी। और जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई भी अगर जो भी लड़का जो उसके साथ किसी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो लड़का HIV पॉजिटिव हो। HIV पॉजिटिव ना भी होगा तो भी उस बच्चे के साथ तो दुष्कर्म हो गया जी। तो सेक्शन 5 में मुझे कुछ कमियां नजर आती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए कि बच्चियां सुरक्षित रह पाएं। आज के आप रोजाना अखबारों में और आप आस पड़ोस के वहां पर कुछ ना कुछ रोजाना दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी विषय हमारे सामने आ ही जाता है जिससे पता लगता है कि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म। लेकिन प्रियंका जी, इसमें मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो रेट ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR है, जो इस तरह के केसेस को पुलिस के पास आने के जो वो हैं वो सिर्फ 20% हैं। अब उसमें दो बातें हो सकती हैं। वैसे तो ये जो पॉक्सो का जो एक्ट है ये कंपाउंडेबल नहीं है। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई सेटलमेंट दूसरी पार्टी किसी लड़के ने अगर किसी लड़की के साथ कोई यौन संबंध बना लिए और बाद में वो ये चाहे कि इसमें सेटलमेंट अगर हो जाए, तो अगर सेटलमेंट ना हो पाए इस तरह को, इसको बोलते हैं हम कंपाउंडेबल नहीं होना जी। तो कंपाउंडेबल नहीं होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका कई बार मिसयूज भी हो जाता है, दुरुपयोग भी हो जाता है इसका। कई बार क्या होता है, मैंने खुद भी कोर्ट्स के अंदर बहुत से केसेस किए हैं जिसमें कई बार क्या होता है कि लड़का बेगुनाह होता है जी। किसी ना किसी प्रेशर में आकर लड़की के परिवार वाले, रिश्तेदार या कोई उसके दोस्त लोग उसको मजबूर कर देते हैं कि वो लड़के के खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दे। कंप्लेंट डालने में अब ये इतना सीरियस एलिगेशन होता है कि इसमें बेल तक मिलने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ये इसका मिसयूज हो रहा है तो उस मिसयूज के कारण से अगर बच्चे को जो लड़का है जिसके खिलाफ ये इस तरह के उसको एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो लड़का कई बार दिक्कत में आ सकता है। अब इसके अलावा एक और बात भी है इसके अंदर जो देखने लायक है। आप मानिए कि दो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अडोलोसेंट एज के हैं हाँ। या टीनेजर्स कह लीजिए आप उनको, उन दोनों बच्चों के अंदर, लड़के और लड़की के अंदर, स्कूल्स में आजकल हार्मोनल चेंजेस के कारण से ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है बिल्कुल, और सेक्सुअल अट्रैक्शन एकदम से मतलब नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो उसमें क्या है कि अगर किसी तरह से कंसेंसुअल सेक्स भी अगर हो गया, आपस में एक दूसरे की रजामंदी के कारण भी अगर एडोलोसेंट भी जो अगर यौन संबंध बना लिए लड़के और लड़की ने, तो भी परिवार के पास जैसे ही ये मुद्दा जाता है, वो ये ना देखकर कि भाई इसमें दोनों की सहमति थी और सहमति के बावजूद इस तरह का कार्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में लड़का, क्योंकि लड़की के ऊपर इस तरह से बाद में 182 के प्रोविजंस हैं जिसमें कि अगर कोई फॉल्स केस अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है, वो तो अगर कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई झूठा केस लाता है तो फिर स्टेट उसके ऊपर 182 की प्रोसीडिंग शुरू कर देती है, उसके ऊपर भी कार्य हो जाता है शुरू। लेकिन इस सारे प्रोसेस को लाते लाते आप ये देखिए प्रियंका जी, कितना लंबा टाइम बीत जाता है। अगर सपोज कि पहले आप FIR करेंगे, फिर अगर बच्चा फरार हो गया, लड़का डर के मारे, ऑब्वियसली किसी ने अगर नहीं भी किया होगा, वो फरार हो गया, तो उसको ढूंढ के लाने में, फिर उसकी स्टेटमेंट होने में, फिर कोर्ट में लाने में, कोर्ट के बाद फिर प्रोसीडिंग्स इतनी है, उसको ये नहीं पता कि कितने टाइम बाद उसकी सुनवाई होगी नहीं होगी, और सारे अगर कहीं हो भी गई तो बहुत लंबा सारा प्रोसीजर है। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि शुरू होती है हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो शुरू होती है लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद पहले इसमें क्योंकि सजा भी काफी लंबी है, इसमें
अगर कुछ इस तरह का कार्य हो जाए पॉक्सो के एक्ट के दौरान कि बच्ची की मृत्यु हो जाए या वो किसी HIV से जैसे घातक रोग से पीड़ित हो जाए, तो इसमें इवन की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो प्रदीप जी आप सारी समस्याएं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सामाजिक पहलू के तौर पे देखा जाए तो ये इस तरह की परेशानियां आती हैं, तो इस बाबत आखिर निवारण क्या है? जो निर्दोष पक्ष है और जिस पे अगर देखा जाए एक तरह से रंजिशन या बदला लेने के तहत अगर इस तरह से पॉक्सो एक्ट लगता है, तो आखिर उसके पास रास्ते क्या बचते हैं? उसके पास प्रियंका जी रास्ता एक तो ये भी है कि उसके अंदर 182 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ। मेरा अपना ये मानना है कि 182 की प्रोसीडिंग जनरली कोर्ट जल्दी से शुरू करता नहीं है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा पाया जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस भी जो लड़का है उसके ऊपर से अगर ये एलिगेशंस आ गए हैं, आप ये देखिए जो, और ये भी प्रावधान है लॉ के अंदर कि अगर कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल के लिए अगर किसी तरह से जेल में चला गया, और इतना लंबा ट्रायल का पीरियड हमारे जनरली केसेस में हो जाता है, अगर 3 साल के लिए हो गया तो वो लड़का किसी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए काबिल नहीं रहता है। तो 182 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और उसको अगर हम मतलब एक हमें इसको इस तरह से लगाना पड़ेगा कोर्ट्स को कि अगर वाकई में ही ऐसा है, लेकिन ये फिर दोबारा से प्रियंका जी दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार में ये कहूंगा कि किसी कारण से कानूनी दाव पे सब लोग जानते हैं, कोई लड़की जिसके साथ वाकई में इस तरह का दुष्कर्म हो गया और अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, लड़का अगर फाइनेंशियली कैपेबल है, अच्छे वकील को खड़े करेंगे, नामी वकील को खड़ा करेंगे, अल्टीमेटली वो शायद चांसेस भी हैं कि वो वहां से उसको कोर्ट से राहत भी मिल जाए, क्योंकि हमारा जो कानून है वो एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस अगर नहीं मिला तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली इसका इम्पैक्ट लाइव्स के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर या फिर उस लड़के के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड को चेक एंड बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अक्षय जी, अगर अभी जिस तरह से 2020 में भी बाकायदा गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी ये आया था, कहा गया था कि देखिए कानूनी समझ की कमी होती है और यही कारण है जिसके चलते अक्सर किशोर अवस्था में बच्चों से या फिर ये बताया जा कि किशोर या किशोरियों से कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके चलते उसकी सजा उनको ताउम्र भुगतनी पड़ती है। तो क्या अगर कानूनी जानकारी पॉक्सो एक्ट से संबंधित दी जाए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेजेस हो, तो वहां पर क्या कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जरूरत से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना होगा, खास तौर से स्कूलों में, और पेरेंट्स को भी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि एक उम्र तक तो बच्चों को, जब तक उनमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होता, और उनके खिलाफ खेल खेल में ऑफेंस हो भी जाए उनको लगे खेल है, क्योंकि उनको समझ भी नहीं है। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को समझाया जाता है कि आपको अगर इस तरीके से इस जगह पर छुआ जाए तो आप ये मानना कि आपके साथ गलत हो रहा है और उसकी कंप्लेन करें। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि समाज को और परिवार को और गवर्नमेंट को, हमको सबको आपस में शिक्षित भी होना होगा। लेकिन मैं इस चीज को और दोबारा से दोहराना चाहूंगा एक अलग एंगल से। ये तो बात सच है कि हमारे समाज में बदलती परिस्थितियों की वजह से बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे थे, इसलिए इस तरह का कानून लाना जरूरी था जो स्पेसिफिक बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस के लिए हो, और न सिर्फ स्पेसिफिक उनके लिए हो, उसमें सजा के प्रावधान भी सख्त हो और प्रोसीजर भी सख्त हो। एक और चीज देखिए कि पहली बार हमारे यहाँ कानून बना कि अगर मेल चाइल्ड के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो भी अपराध माना जाएगा। लेकिन जब हम इन कानून को बनाते हैं तो साथ में जरूरी है कि सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। अब हम एम्बिग्विटी की बात करें, इसमें एक दो चीजें ऐसी एम्बिगुअस हैं एक्ट में जिनका अमेंडमेंट होना जरूरी है। एक तो ये भी है, जब मेल चाइल्ड को शामिल तो कर लिया गया एज ए विक्टिम, लेकिन क्या फीमेल भी एक्यूज हो सकते हैं? क्या कोई फीमेल मेल चाइल्ड पर भी अब्यूज कर सकते हैं? इसमें एम्बिग्विटी है। उसकी वजह है कि लैंग्वेज में जब एक्यूज का जिक्र किया जाता है तो बोलते हैं ही, द वर्ड यूज्ड इज ही का मतलब प्रिजम्पशन है कि मेल के खिलाफ, यानी कि कंप्लेंट सिर्फ मेल के खिलाफ हो सकती है। एम्बिग्विटी है। जब हम
आईपीसी के सेक्शंस को देखते हैं, रेप के सेक्शन को देखते हैं, 376, 375 को देखते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक है कि मेल पर्सन फीमेल पर अपराध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्बिग्विटी है, ये क्लियर होना चाहिए। जो वर्ड ही है इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है जी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एम्बिग्विटी है, वो प्रोसीजरल एम्बिग्विटी। देखिए, हमने इस कानून को बना के प्रोसीजर संशोधित कर दिया। पहली बार इस तरह के ऑफेंसेस में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक्यूज्ड को प्रिज्यूम्ड इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसके ऊपर ये साबित न कर दिया जाए कि उसने ये अपराध किया है। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत जब भी उसके ऊपर एक आरोप दोषित किया जाता है तो ये मान के चला जाएगा, द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि उसने ऐसा किया है जब तक कि वो उल्टा साबित ना कर दे। जब इतना सख्त आप एक्ट बना रहे हैं, प्रोसीजर बना रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी धाराएं भी हैं जो जब आपने इतना सख्त कर दिया है तो आपको उसको थोड़ा लीवरेज भी देना चाहिए, वो किस तरह से अपने निर्दोषता को साबित भी करे। लेकिन साथ ही साथ आप एक प्रोसीजर और बना देते हैं जिसमें कहते हैं कि एक्यूज्ड के काउंसिल डायरेक्ट विक्टिम से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। जहां तक विक्टिम की, विटनेस की सुविधा असुविधा का सवाल है, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जहां एक्यूज्ड के अधिकार का सवाल है, उसको खत्म नहीं करना है। जितना सख्त कानून बनाया है उतना ही ज्यादा अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए प्रोसीजर बनाना चाहिए। वो एक्यूज फ्रेंडली होना चाहिए प्रोसीजर। सजा डेफिनेटली, जब एक कन्विक्ट हो गया है आदमी, उसका दोष साबित हो गया, तो सजा सख्त होनी चाहिए। लेकिन प्रोसीजर वो एक्यूज फ्रेंडली होना चाहिए जिससे कि सच साबित हो सके। इसी चीजों में, इसी प्रोसीजर की वजह से, एक्यूज फ्रेंडली प्रोसीजर की वजह से हम सच्चाई पर पहुंच सकेंगे और झूठे आरोपों से बच सकेंगे। हालांकि पॉक्सो में ही ये प्रावधान भी है कि अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन देता है या झूठा आरोप लगाता है तो उसको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। बच्चे के पेरेंट्स ने लगाया है तो उनके पेरेंट्स पर भी हो सकती है। लेकिन इस तरह के प्रावधानों को हमने देखा, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है। ये प्रोसीजर होना अपने आप में भी बेहतर है, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा उस पर है कि हमको जो एक्यूज्ड को अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार है, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना। बिल्कुल। प्रदीप जी, अभी जिस तरह से अक्षय जी कह भी रहे थे कि बाकायदा जो ही फैक्टर है उस पर भी काम करने की जरूरत है, तो ऐसे में अगर संशोधन का मसला है और बाकायदा इस बाबत अब कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संशोधन होना चाहिए, तो आपकी नजर से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिस पर संशोधन के समय सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है? प्रियंका जी, अगर लॉ को ही, एक्ट को ही हम देख लें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो वर्ड है वो वर्ड है सेक्सुअल असॉल्ट या वायलेंस। अब बात वहीं पे आ गई सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है मैटर, लेटेस्ट अभी जो कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट के मरुथु पांडी वर्सेस स्टेट का जो मैटर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो वर्ड है वो है सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस। अब मैं ये कहता हूँ कि दो आदमी जो कंसेंसुअल है उसके अंदर, कंसेंसुअल होने के जब स्थिति में वो ना तो कोई असॉल्ट हुआ उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, ना ही किसी तरह का कोई वायलेंस इन्वॉल्व है, तो इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि कंसेंसुअल पॉक्सो एक्ट तो अगर कंसेंसुअल भी है और असॉल्ट या वायलेंस नहीं है तो भी उसके अगर किसी भी कारण से अगर पेरेंट्स ने और या किसी रिश्तेदारों ने अगर ये किसी तरह का एलिगेशन लगा भी दिया लड़के के खिलाफ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर वर्ड स्पेसिफिक है नो सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस, तो उसके बाद भी वो आ जाता है। अब इसी कारण से जो मद्रास हाई कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था जिसमें कि उसको गिल्टी पाया गया था, उसको चैलेंज किया, अपील की गई हाई कोर्ट के अंदर। उसमें क्या पाया गया, उसमें परमिशन मांगी गई लड़की की साइड ने, लड़की ने बोला उस केस के अंदर कि ये कंसेंसुअल सेक्स था, ये ना तो मेरे ऊपर कोई वायलेंस हुआ था ना कोई किसी तरह का असॉल्ट था जी। तो अब इस बात को देखा जाए, लेकिन साथ में अगर एक्ट को पढ़ा जाए तो ये एक लड़की जो
किसी भी दबाव में आकर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आकर और एलिगेशन लगा दिया या पेरेंट्स ने लगा दिया, लड़की नहीं बोली। अब उस टाइम में एक्ट तो ये कहता है कि कंपाउंडेबल नहीं है, इसमें किसी तरह का सेटलमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होता है, अब अगर कुछ दिन के बाद अगर लड़की आके कहती है कि नहीं मैं कुछ एडिशनल एविडेंस देना चाहती हूँ, बिकॉज जो एविडेंस है, एविडेंस कहाँ पर होता है, लोअर कोर्ट्स में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ पे मजिस्ट्रेट या वहाँ पर या सेशन जज की कोर्ट के अंदर। तो उस कोर्ट के अंदर एविडेंस तो कंप्लीट हो गया, उसके बेसिस पे तो उसको वहां पर सजा हो गई लड़के को। अब वो अपील में आएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में आकर अगर लड़की ने आकर ये कहा कि मेरे साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ, वायलेंट नहीं हुआ, या किसी भी तरह से वो ये बात कहने को तैयार है, सच्चाई बोलने को तैयार हो गई कि और उस टाइम पे वो कहे कि जी मैं कोई एडिशनल एविडेंस देना चाहती हूँ स्टेज के ऊपर, तो वहां पर इस बात का प्रावधान नहीं है। लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट बेंचेस हैं जिनमें अलग अलग तरीके के डिसीजंस आए हैं। एक तो जो कोऑर्डिनेट बेंच है उनको भी ये देखना चाहिए कि वो एक दूसरे को के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट ना करें। अगर एक बेंच कहती है जिसमें एडिशनल एविडेंस को ये लड़की ने जब अपनी तरफ से इस मैटर में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें बोला कि मेरे एडिशनल एविडेंस है और ये कंसेंसुअल सेक्स था, वी वर लिविंग, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 4 साल से थे। तो लेकिन इस स्टेज के ऊपर अब इस एक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्योंकि कंपाउंडेबल नहीं है तो सेटलमेंट नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि जो लड़का जिसके ऊपर किसी भी कारण से उस टाइम पे एलिगेशंस लग गए और जिसको मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट कर दिया, जो जेल में चला गया, बाद में अगर सच्चाई ये आई कि अब लड़की ने कहा कि मैं तो अब एडिशनल एविडेंस देना चाहूंगी स्टेज के ऊपर कि मैं सच्चाई बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती नहीं हुई, तो उस स्टेज के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर कि अगर कोई किसी दूसरी स्टेज के ऊपर भी आकर और सच्चाई को जाहिर करना चाहे, कोर्ट के सामने बताना भी चाहे, लेकिन वर्ड कंपाउंडेबल जहां पर आ गया कि कंपाउंडेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ सामने सच होने के बावजूद भी अगर आप एक्ट के बियॉन्ड जा नहीं सकते, ना वकील जा सकते, ना जज साहब जा सकते, ना कोर्ट जा सकती है, तो उस स्थिति में क्या है कि अगर कंपाउंडेबल नहीं है और सेटलमेंट बाद में किसी कारण से कि अगर वो मेजर हो जाते हैं बाय दैट टाइम और शादी का कहीं से प्रपोजल आ जाता है या किसी भी कारण से लड़की सच बताने की हिम्मत जुटा लेती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अब सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगा तो करेंगे क्या? आपके पास कुछ है नहीं। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं, जैसे असोल्ट हुआ, वायलेंट हुआ, कंपाउंडेबल नहीं है, तो ये कुछ सारी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में देना पड़ेगा कि अगर कोई झूठा केस किसी के ऊपर डालता है तो उसके ऊपर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी और प्रदीप जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और खास तौर पे वो जो राय होती है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि पॉक्सो एक्ट में खास तौर पे संशोधन हो सके, उस बाबत एक नजरिया उस पर प्रकाश डालने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेज कई हैं पॉक्सो एक्ट में और उन पेजों को सुलझाने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।